हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट। जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आज की वीडियो से शुरू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट। औरंगजेब के बाद जो भी मुगल सम्राट बने हैं उनको उत्तरकालीन मुगल सम्राट में काउंट किया जाता है। बाबर से लेकर औरंगजेब तक जितने सम्राट हुए वे पूर्वकालीन मुगल सम्राट उनको बोल सकते हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह से शुरू होकर बहादुर शाह जफर तक जाता है, जो कि 1857 तक रहता है। तो यहाँ से आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। और आधुनिक भारत में हम उस समय को भी पढ़ते हैं जब यूरोप की कुछ कंट्रीज ने आकर भारत में व्यापार करना शुरू किया था। सबसे पहले शुरुआत करता है वास्को डी गामा, जिसके बारे में आपने सुना होगा। वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली थे, पुर्तगाल देश के निवासी थे, जिसने भारत के रास्ते की खोज की थी। जिसने खोज कैसे की थी? समुद्री मार्ग से भारत के केरला तट पर पहुंचा था। वहां से भी आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। पुर्तगाल के बाद डच आते हैं, फिर उसके बाद अंग्रेज आते हैं, उसके बाद फिर फ्रांसीसी आते हैं, फिर डेनिश आते हैं और स्वीडिश आते हैं, जो भारत में आके व्यापार करना चाहते हैं। क्यों? तो वो सब हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, जो कि हम 1947 तक कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों, उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सबसे पहले आ जाता है उत्तराधिकारी युद्ध में गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? बहादुर शाह का। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट कौन कौन हुए और कब कब हुए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट की यहाँ पर लिस्ट दी गई है। सबसे पहले आ जाते हैं बहादुर शाह, जो कि 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक शासन करते हैं। फिर आ जाते हैं जहांगीर शाह, जो 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद आते हैं फर्रुख शियार के बाद आते हैं फर्रुख शियार 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक शासन करते हैं। मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक, ये लंबे समय तक रहते हैं और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए हुए हैं। उसके बाद अहमद शाह आते हैं, जो 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक मुगल सम्राट बनते हैं। उसके बाद आलमगीर द्वितीय आते हैं, जो 1754 से लेकर 1759 तक सम्राट रहते हैं। शाह आलम द्वितीय उसके बाद आते हैं 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक। अकबर द्वितीय आते हैं, जो 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक शासन करते हैं। और सबसे लास्ट जो मुगल सम्राट होते हैं उनका नाम रहता है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय भी इसको कहा जाता है। और 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। तो बहादुर शाह से शुरू होकर सफर किस पे खत्म होता है? बहादुर शाह जफर तक। इनके बारे में ही अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि बताया था कि उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु होते हैं, वो बहादुर शाह का साथ देते हैं ताकि वो मुगल सम्राट की गद्दी पर बैठ सके। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और उनके संस्थापक। जब मुगलों का पतन शुरू हुआ, औरंगजेब के बाद मुगलों का पतन शुरू हुआ, तो कुछ प्रांत जो है मुगलों से अलग हो गए। उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, जिसमें पहला जाता है अवध, जिसके शासक रहते हैं शाह आदत खान। हैदराबाद चिनकिलिस खान या निजाम उल मुल्क आसफ शाह। रुहेलखंड वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान। बंगाल के संस्थापक रहते हैं मुर्शिद कुली खान। कर्नाटक के संस्थापक रहते हैं सादुतुल्लाह खान। और छठा जाता है भरतपुर, जिसके संस्थापक रहते हैं चूरामन और बदन सिंह। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खान को बुरआन उल मुल्क की उपाधि दी थी। सादत खान का असली नाम मीर मोहम्मद आमीन था। तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, जो कि 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक मुगल के सम्राट रहते हैं, उन्होंने सादत खान जो कि अवध के संस्थापक बनते हैं, उनको बुरहान उल मुल्क की उपाधि से नवाजा था। और सादत खान का असली नाम क्या था? मीर मोहम्मद आमीन। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह जो सबसे पहले सम्राट होते हैं औरंगजेब के बाद, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। बहादुर शाह को शाह खबर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। किस नाम से? शाह खबर के नाम से। किसको? बहादुर शाह को। जहांगीर शाह जो बहादुर शाह के बाद मुगल सम्राट बनते हैं, तो जहांगीर शाह ने अपने शासनकाल में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था।
मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, तो ये सैयद बंधु थे, याद रखे, इंपॉर्टेंट हो सकता है। हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांगीर शाह को लंपत मूर्ख राजा भी कहा जाता था। लंपत मूर्ख राजा किसको कहा जाता था? जहांगीर शाह को, जो कि बहादुर शाह के बाद सम्राट बनते हैं। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर सम्राट कहा जाता है। किसको? फर्रुखसियर को। ये तीसरे सम्राट होते हैं औरंगजेब के बाद। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह चौथे सम्राट होते हैं, जिसको रंगीला बादशाह बोला जाता है। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की थी। तुरानी सैनिक होते हैं हैदर बेग। तो हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु कौन थे? हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। तो सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या कर दी थी। किसने? तुरानी सैनिक ने, जिसका नाम रहता है हैदर बेग। नेक्स्ट दोस्तों, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिक किलीज खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। हैदराबाद के जो शासक होते थे उनको निजाम बोला जाता था, और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने, अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। तो हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तुरानियों ने। और अवध की स्थापना किसने की थी? ईरानियों ने। ईरान, जिसको पुराने समय में फारस भी बोला जाता था, उनके बादशाह थे नादिर शाह, जिन्होंने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली के शासक होते हैं मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला सम्राट बोला जाता था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। नादिर शाह, जो कि ईरान के सम्राट होते हैं, 1719 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं। उस समय जो मुगल सम्राट होते हैं उसका नाम मोहम्मद शाह होता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नादिर शाह को ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया तख्ते हाउस, पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर का हीरा लेकर ईरान वापस लौट जाते हैं। तो 3 चीजें यहां पर बताई गई है। 70 करोड़ रुपए की धनराशि, उसके साथ तख्ते हाउस या पीकॉक ऑफ थ्रोन याद रख सकते हैं, और कोहिनूर का हीरा नादिर शाह लेकर चले जाते हैं। यह युद्ध लड़ा जाता है करनाल में। तख्ते हाउस, जिसको मयूर सिंहासन बोला जाता है, उस पर अंतिम मुगल सम्राट कौन से बैठते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला। शाह आलम द्वितीय, जो मोहम्मद शाह के बाद सम्राट बनते हैं, जिनका दूसरा नाम अली गौहर होता है, उसके शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आ चुके थे और 1800 ईस्वी तक वे दिल्ली पर शासन नहीं कर पाए थे। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। पानीपत का तृतीय युद्ध, याद रखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 में लड़ा जाता है। किस किस के बीच में? मराठा और अहमद शाह अब्दालियों के बीच में। मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में यह युद्ध होता है, जिसमें मराठों की हार हो जाती है। तो पानीपत के 3 युद्ध लड़े जाते हैं। 1526 ईस्वी में, दूसरा लड़ा जाता है 1556 ईस्वी में, तीसरा लड़ा जाता है 1761 ईस्वी में। पानीपत मूवी एक बनी हुई है, वो उस मूवी में पानीपत के तृतीय युद्ध को दिखाया है। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान होता है। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार? 8 बार। तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और यहाँ से बहुत कुछ लूट कर ले जाते हैं। और पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 ईस्वी में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली मराठों को हरा देते हैं। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है, वो मुगल के सम्राट बनते हैं और वो अंतिम मुगल सम्राट होते हैं। तो याद रखिए, मुगलों के आखिरी सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। और पहले सम्राट कौन थे? बाबर। तो यह सफर था मुगलों का, जो 1526 ईस्वी से शुरू होकर 1857 ईस्वी तक रहता है। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और उसे कहां पर भेज दिया गया? रंगून में। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। तो लाल किले में हीरा महल है, उसको बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट है। मशहूर शायर मिर्जा गालिब, आपने नाम सुना होगा, मशहूर शायर मिर्जा गालिब जो बहादुर
शाह जफर के समय में दिल्ली में रहते हैं। तो मिर्जा गालिब किसके समकालीन थे? बहादुर शाह जफर के। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो हयात बख्श बाग कहाँ पर है? लाल किले में है। और कहाँ पर है? दिल्ली में। तो ये था दोस्तों उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में। अब पढ़ लेते हैं भारत में यूरोपियन की व्यापारिक कंपनियों का आगमन। तो दोस्तों भारत में यूरोपियों का आगमन 1498 ईस्वी से शुरू हो जाता है। पहले ये सिर्फ व्यापार करने के लिए आते हैं, या इनकी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आती है, फिर यहाँ पर वे राज करना शुरू कर देते हैं। वो भारत के अंदर देखते हैं कि अलग अलग प्रांतों में भारत बटा हुआ है जो एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते रहते हैं। इनका फायदा यूरोपियन देश उठाते हैं। यूरोप के कुछ देश यहाँ पर आकर व्यापार करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो यूरोप की कंपनी भारत में आकर व्यापार करती है उनके बीच में भी कुछ युद्ध होते हैं। वे अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं और इंडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करना चाहते थे, इसलिए वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इन सब में सबसे ज़्यादा कामयाब होते हैं अंग्रेज, और दूसरे नंबर पर रहते हैं पुर्तगाली और फ्रांसीसी। तो 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच में नए समुद्र मार्ग की खोज की। कुल मिला के भारत की खोज किस यूरोपियन ने की थी? सबसे पहले की थी वास्को डी गामा ने। कब? 1498 ईस्वी में, ताकि वह इस रास्ते से, जो समुद्री मार्ग उसने खोजा था, उस रास्ते से वे व्यापार कर सके। इस यात्रा में वास्को डी गामा का गुजराती पथ प्रदर्शक होता है अब्दुल मनित, जो कि वास्को डी गामा की सहायता करते हैं। अब्दुल मनित ही वास्को डी गामा को समुद्री मार्ग से भारत तक लेकर आते हैं। तो कुल मिला के एक प्रकार से अपने ही किसी भारतीय ने वास्को डी गामा की सहायता की थी, और जो भारत पर बहुत भारी पड़ी। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए थे। तो जब पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी को भारत में भेजा था, तब उनके वायसरायज होते थे, एक प्रकार से उनके मैनेजर होते थे। जो पहले मैनेजर या पहले जो पुर्तगाल के वायसराय होते हैं उनका नाम रहता है फ्रांसिस्को द अल्मेडा। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनता है। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल को, किसको? यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को जीत लिया था, गोवा पे कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचिन में खोली थी। अभी तक हम पुर्तगालियों की बात कर रहे हैं। तो पुर्तगालियों ने जो अपना हेडक्वार्टर, या एक प्रकार उनसे बोल सकते हैं उनका जो मेन ऑफिस था, उन्होंने कोचिन में बनाया था। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी संथो में। मिला के पुर्तगाली जो है पश्चिमी तट पर ही व्यापार करते थे। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए थे। डच लोग का के माने जाते हैं नीदरलैंड के। पहला डच यात्री था जिनका नाम था कार्नेलियन हाउटमैन, जो 1596 ईस्वी में, कब आए थे? 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। ये भारत में नहीं पहुंचा, ये कहां पर पहुंचा था? सुमात्रा कहां पर है? सुमात्रा जावा, जो इंडोनेशिया के 2 द्वीप है, तो वहां पर पहुंचा था। उसके बाद वो भारत आया था। 1598 में वास्को डी गामा आए थे, उसके बाद डच आया था। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम, कहां पर? मसूलीपट्टम में स्थापित की थी। मसूलीपट्टम कहां पर है? ये मसूलीपट्टम है आंध्र प्रदेश में। तो पुर्तगालियों की कोठी कहां पर थी? कोचिन में। पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर, उनकी कैपिटल उनकी कहां पे थी? कोचिन में। और डच की कहां पर थी? मसूलीपट्टम में। और उन्होंने दूसरी व्यापारिक कोठी कहां पर स्थापित की? पुलिकट में। और पुलिकट से ही उन्होंने स्वर्ण सिक्के पेगोडा को डाला और पुलिकट को समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। तो पुलिकट को उन्होंने अपना मेन हब बनाया था, जहां से वे व्यापार करते थे। दोस्तों यहाँ पर कंपनी और उनकी स्थापना वर्ष बताए गए हैं। कौन सी कंपनी, यूरोप की कौन सी कंपनी कब आई, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1498 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोला जाता है? यूरोप के कंपैरिजन में भारत जो है पूर्व दिशा में था, इसलिए बोला जाता है पूर्व, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। जो इंडिया में उन्होंने अपनी कंपनी भेजी थी वो इंडिया कंपनी, क्योंकि इंडिया यूरोप के पूर्व में था इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो क्योंकि पुर्तगाल की थी इसलिए बोला जाता है इसको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1498 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में आई थी।
तो ये इनके सीक्वेंस है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई या फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई, तो दोनों में आंसर रहेगा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने कवर किया उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में, और उसके बाद हमने कवर किया पुर्तगाल और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जिन्होंने भारत में आकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इसके बारे में हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।